हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा फिक्शन इन द रोमांटिक एज, जो 1798 से लेकर 1837 तक थी। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। दिस पीरियड coincided with French Revolution, which was carried against oppression. The literature of this period valued emotions, passion and individuality in place of reason and intellect. तो कॉन्साइंट का मतलब होता है अक्कर्ड इन सेम टाइम, लाइक जो पीरियड की शुरुआत हुई थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चला था, वो किस लिए चला था? कुछ वहाँ का अनजस्ट ट्रीटमेंट था, लाइक लोगों को जो के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, उसके लिए रेवोल्यूशन हुआ था, जिस टाइम पर रोमांटिक एज की शुरू होती है। तो इस एज की जो लिटरेचर थी उसकी थीम्स क्या थी? उसमें इमोशंस था, पैशन था, इंडिविजुअलिटी थी, और किसी भी रीज़न और समझदारी, दोनों चीज़ें उसके अंदर थी। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि रोमांटिक एज एक्चुअली में क्या थी और कहाँ से शुरू थी। The Romantic period in English literature begins with the publication of William Wordsworth and Samuel Coleridge lyrical ballad in 1798 and ends with an accession of Queen Victoria in 1837. Romantic period coincided with the revolution in France and America, and therefore it is also known as the Age of Revolution. तो इसका दूसरा नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन या रोमांटिक एज, जो कि विलियम और सैम्यूल के लिरिकल बैलेट से शुरू हुई थी, और क्वीन विक्टोरिया का जब राज्यकाल ख़त्म हो गया था तो वहाँ पर ये एज ख़त्म हो जाती है। तो इस पीरियड को बताया मैंने कि एज ऑफ रेवोल्यूशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रेवोल्यूशंस हुए थे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ बैटल टू अचीव इक्वालिटी एंड रिमूव ऑपरेशन इन अकर्ड बाय ऑपरेसिव किंग लुइस। तो किंग लुइस ने जो मतलब जो रूल्स डाले थे उनको हटाने के लिए और अपनी इक्वालिटी के लिए ये हुए थे। पीपल ऑफ फ्रांस वेर एंगर्ड बाय इंक्रीज टैक्सेशन टू सपोर्ट देयर कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ऑपरेसिव फ्यूडल सिस्टम, क्रॉप फेलियर एंड अदर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। तो ये सारे रीज़न थे जिसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों ने रेवोल्यूशन किया था। द इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन डिडेंट कन्फाइन टू फ्रांस ओनली, तो सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं था। इट स्टार्टेड अ रेवोल्यूशनरी फर्वर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी हो गया था। अकॉर्डिंग टू डेविड कॉडी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज नॉट ओनली क्रूशल इवेंट कंसिडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री बट वॉज ऑल्सो परहैप्स द सिंगल मोस्ट क्रूशियल इन्फ्लुएंस ऑन ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल, फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द 19th सेंचुरी। तो इसका असर सिर्फ वेस्टर्न हिस्ट्री पर ही नहीं पड़ा था, जबकि ब्रिटिश में जो लिटरेचर लिखी गई थी वहाँ पे जो पॉलिटिकल लाइफ थी उस पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। The writer of the Romantic period were inspired by the idea of French Revolution and tried to translate these ideas into the realm of literature. तो इससे उनको इंस्पायर्ड मिला था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें लोग अपनी इक्वालिटी चाह रहे थे, अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, टैक्सेशन बढ़ा हुआ था, कुछ हो नहीं रहा था, खर्चे ज़्यादा थे, वो इनकी थीम थी। द डाइवर्स पॉलिटिकल चेंजेस इन द ट्रम्पे ऑफ डेमोक्रेसी इन द पीरियड एंडेड विद द पैसेज ऑफ द रिफॉर्म बिल इन 1832। तो रिफॉर्म बिल आने के बाद उनको थोड़ा सा सुकून मिला था। सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ द रोमांटिक एज, इसके पीछे एज के पीछे रोमांटिक में सोशल एंड इकोनॉमिक कौन से फैक्टर थे? टुवर्ड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी टुक प्लेस इन इंग्लैंड. The first phase of industrial revolution was from about 1715 to 1815. Industrial revolution had its own problem, and it also led to social unrest among the working class who were left jobless due to advent of machines. तो ये जो इसका फर्स्ट फेज होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ये इसकी खुद की अपनी अलग प्रॉब्लम थी। लाइक इसमें लोगों के जो वर्किंग क्लास थी उनको जॉबलेस हो गई थी, क्योंकि तब मशीन का आना हो गया था। मतलब एडवेंट का मतलब ही होता है अराइवल ऑफ किसी भी चीज़ का, कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो। तो अगर हम अब इस एज का जो रीज़न अगर समझ में आ गया, तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो लिटरेचर थी उसका क्या बैकग्राउंड था। Generally speaking, the Romantic movement in literature is characterized by the shift from the structure in textual and reasoned approach of the 1700 to the use of imagination, freedom of thought and expression and idealization of nature. तो ये स्ट्रक्चर जो सोचना समझना
किसी चीज़ का रीज़न निकालना, इन सब की जगह रोमांटिक मूवमेंट में आपका फ्रीडम ऑफ थॉट था, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते थे। नेचर को आइडलाइज करके आप उनको पोइट्री में या नॉवेल्स में या लिटरेचर में आप लिख सकते थे, ये डिफरेंस था। रोमांटिसिज्म वैल्यूड इमोशंस, पैशन एंड इंडिविजुअलिटी इन प्लेस ऑफ लॉजिक एंड रीजन। तो लॉजिक और रीजन जो पहले देते थे उसकी जगह उन्होंने लोगों की पैशन को प्रेफरेंस दी। इंस्टेड ऑफ एम्ब्रेसिंग पॉलिटिक्स as writer of some other era might have done, the romantics turned to nature for self fulfillment। तो जो पहले वो लोग पॉलिटिक्स के लिए लिखते थे, अब इस एज में उन्होंने अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, नेचर के लिए लिखना शुरू कर दिया। दे वर टर्निंग अवे फ्रॉम द वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ द प्रीवियस एरा। पिछले जो एराज में जो चल रहा था आइडियाज वैल्यूज, उनको हटाकर उन्होंने नया इमेजिनेशन और फीलिंग वाली चीज़ को इंट्रोड्यूस किया रोमांटिसिज्म में। The Romantic period consists of two generations of poets like Wordsworth, Coleridge, Blake, Bryan, Keats, Shelley. The essence of Romanticism was that literature must reflect all that is spontaneous and unaffected in nature. जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाना, ये रोमांटिसिज्म का एसेंस था। And be free to follow its own fancy in own way. Coleridge and Wordsworth best represent the romantic genius of the age, though Walter Scott had a great literary reputation and Bryan and Shelley had larger audience. The age produced a new type of novel which seems rather restrained now, but which in its own day delighted a large number of audience. कहने का मतलब है उस टाइम पे जो नॉवल चल रही थी, जो फिक्शन नॉवल, मैंने आपको बताया हमारे टॉपिक वीडियो का जो मेन आज का टॉपिक है, तो वो चीज़ अब जो नहीं है, वो पहले लोग बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस उसको पसंद करती थी, वो था गॉथिक नॉवेल्स, जिसमें एक्साइटमेंट होती है, बोगी स्टोरीज होती है, सुपर नेचुरल टेरर होता है, जिसको गॉथिक नॉवल बोला जाता है। तो अगर हम फिक्शन प्रोज ऑफ द रोमांटिक एज देखें, तो हम इसको जनरली तीन जो नॉवेल्स इसमें लिखी गई उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो फिक्शन है, गॉथिक, हिस्टोरिकल एंड नॉवल ऑफ मैनर्स। तो गॉथिक नॉवल टेकन इट्स ओरिजिन फ्रॉम व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है ग्रेट ब्यूटी या एक्सीलेंस। तो वहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ था गॉथिक नॉवेल्स का। इट इज़ यूजली सेट इन एशियन टाइम्स एंड इन आइसोलेटेड प्लेस लाइक कैसल्स और रूइंस। टेरर इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट इन गॉथिक नॉवल एंड इट इज़ प्रेसिडेंशियस ऑफ हॉरर। तो कहने का मतलब है कि गॉथिक सिर्फ जो हम जिसको भूत प्रेत या ऐसी चीज़ें बोलते जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको गॉथिक नॉवल बोला जाता है। इसमें हॉरर स्टोरीज मेनली होती है, तो ऑब्वियस है हॉरर स्टोरी को जो उसका जो थीम्स बताई हैं वो पुराने ज़माने में खाली जगह पर ऐसा करके दिखाया गया है। एंड द फंडामेंटल एलिमेंट इज डार्कनेस। फर्दरमोर द कैरेक्टर्स डिस्क्राइब आर एक्सग्रेटेड। एक्सग्रेटेड का मतलब होता है रिप्रेजेंट समथिंग बीइंग लार्जर, बेटर और वर्स इन देयर ओरिजिनल। मतलब जो रियल में नहीं होता उससे ज़्यादा मतलब बड़ा चढ़ा कर दिखाना। तो they communicate their feelings is an exaggerated manner, and there's usually a heroine, a young woman who is always threatened by a villain and she always run away from this villain. There's also a hero that attempt to defend the heroine. This hero is a sensitive man, and the important characteristics the presence of ghosts, monsters, supernatural beings, vampires, etc. तो इसके तीन एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं, द कैसल ऑफ ओरेंटो, द मॉन्क एंड फ्रैंकेनस्टाइन, जिसको एपिस्ट्रोलरी स्टाइल में लिखा गया। एपिस्ट्रोलरी मतलब रिटर्न इन लेटर्स, मतलब लेटर की फॉर्म में ये स्टोरियाँ या नॉवेल्स लिखी जाती हैं। जो हम एक लेटर किसी को सेंड करते हैं उसमें एक स्टोरी का पार्ट होता है जिसमें प्रेजेंट और वो सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। दूसरा हमने देखा था हिस्टोरिकल नॉवेल्स, उसका मतलब होता है, इसका फेमस ऑथर थे वॉल्टर स्कॉट और इनका लिखा हुआ है इवांहो, ये इनका एक लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवल है। तो इसमें स्टोरीज जो होती हैं वो ऑब्वियसली हिस्टोरिकल बेस होगी, पुराने ज़माने की होंगी, जो इसमें कुछ कैरेक्टर इन्वेंटेड होते हैं और कुछ सच में एग्जिस्टेड होते हैं, उनके ऊपर हम स्टोरियाँ लिख सकते हैं। और इसमें काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है आपके टाइम का, कौन से टाइम पे आप स्टोरी लिख रहे हो, कौन सी सोसाइटी के बारे में लिख रहे हो, कौन सा प्लेस है। दिस गिव द आइडिया ऑफ अ ट्रू स्टोरी। तो ये चीज़ें एक हिस्टोरिकल नॉवल की मेन थीम या मेन एसेंस होता है। The narrator is always in the third person. He is out of the story, usually told in chronological order, but with frequent flashbacks. तो अपनी स्टोरीज बताता रहता है
The narrator wants to compare the present and the past and the present and show how many things they have in common, but not much have changed. तो जो चीज़ बताता है वो पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करके बताता है, फ्लैशबैक्स में जाता है, पुरानी कहानियाँ स्टोरियाँ बताता है. तो लास्ट था हमारा नॉवल ऑफ मैनर. उसका मतलब क्या होता है, ये ब्रिगवासी जो हाई क्लास के लोग होते हैं उनके उनके ऊपर लिखी जाती है. मतलब बिकॉज द थीम्स और आर मोर और लेस द सेम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर जेन ऑस्टिन. These novels are set in upper middle class. There is a distinction between upper middle class and middle class. Upper वाले थोड़े रिच होते हैं ऑब्वियसली, मिडिल क्लास वाले ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, बाकी डिफरेंसेस तो सेम ही है. ऑल द प्रोटोगोनिस्ट आर रियली influenced by the rules and manner of the society of that time, and all the event are described and as occasion of meeting. तो इसको नॉवल ऑफ मैनर इसलिए बोला जाता है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सोसाइटी के जो रूल्स और मैनर्स बने होते हैं उनको बहुत रिजिडली फॉलो करते हैं. द मेन थीम इन दिस टाइप ऑफ नॉवल्स आर मैरिज एंड लव. जेन ऑस्टिन टॉक्स अबाउट मैरिज मार्केट. लव इज ऑलवेज डिस्क्राइब कॉम्प्लिकेटेड. ऑल्सो फ्रेंडशिप इज अंदर इम्पॉर्टेंट थीम. क्यों हम इन सब चीज़ों को लेके बहुत मतलब फॉलो करते हैं ना, कि हमने शादी करी है तो हमको चीज़ निभानी है, हमने फ्रेंडशिप करी है, अप एंड डाउन आते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको रूल्स या मैनर्स बोला जाता है नॉवेल्स में. Dialogues are very important. Feelings and emotion that are felt by the character are not directly expressed because in the society described passion and emotion are not considered topic of conversation and often irony is employed. मतलब आप अगर ऐसी चीज़ों की बात करोगे तो लोगों को लगेगा कि आप ताना मार रहे हो. तो डायलॉग ज़रूरी होता है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होते इसमें, क्योंकि मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं. उसके बाद है गॉथिक नॉवल इन द रोमांटिक एज. जो इस एज की बात कर रहे हैं उसमें जो गॉथिक नॉवेल्स लिखी गई थी भूत प्रेतों वाली, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे. तो लीला मेलिना की करके जो राइटर हैं उन्होंने जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं, वो पहला है इट हैज़ अ कासल वेयर द मेन एक्शंस टेक प्लेस. इट मे बी रूइंड और इंटैक्ट, हॉन्टेड और नॉट. ये पहला पॉइंट है. सेकेंड, द सेटिंग इंक्लूड डंजन्स, अंडरग्राउंड पैसेज, लेबनेथ लेब्रिंथ, डार्क कॉरिडोर्स, विंडिंग स्टेयर्स, एक्सट्रीम लैंडस्केप. मतलब ऐसी चीज़ें दिखाना जिसको देख के ही डर लगता है. पैसेज हो गया, नैरो स्पेसेस, अंधेरी गुफा, मेज, ये सारी चीज़ें. द प्लॉट इन्वॉल्व ओमेन्स एंड एंसेस्ट्रल कर्सेस. मतलब किसी का श्राप हो गया. ओमेन का मतलब ही होता है एन इवेंट रिगार्डेड ऑफ इवल या गुड, कोई सी एक चीज़ अच्छाई या कोई भी बुराई को लेकर. देर आर एलिमेंट ऑफ मैजिक, सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन और द सजेशन ऑफ द सुपर नेचुरल. ऐसी चीज़ों का होना तो बहुत ज़रूरी है. द गॉथिक नॉवल हैज़ अ पैशन ड्राइवन विलफुल विलेन और विलेन हुज ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड बाय द एंड ऑफ द नॉवल. तो जो भी विलन होता है या जो जो करना चाहता है वो हमको नॉवल के एंड में पता चलता है. ये उसका एक फीचर है. इट हैज़ अ क्यूरियस हीरोइन विद अ टेंडेंसी टू फेंट एंड नीड टू बी रेस्क्यूड. तो जो उसकी मेन हीरोइन होती है उसका काम ही होता है बार बार बेहोश हो जाना, अपने आप को बचवाने की कोशिश करना. लाइक शी नीड्स हेल्प ऑब्वियसली किसी हीरो से. तो ये उसके कुछ थीम्स थे, मतलब उसके फीचर्स थे. और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-4 एग्जांपल दिए मैं राइटर्स लिखे जो गॉथिक फेमस नॉवलिस्ट थे. अगर हम इसी में देख ले कि जकोबियन नॉवल इन द रोमांटिक एज, तो जकोबियन नॉवेल्स में क्या था. द टर्म जकोबियन नॉवल वर क्वाइंड बाय द क्रिटिक गैरी कैली इन हर बुक द इंग्लिश जकोबियन नॉवल. उन्होंने ये वाला टर्म जकोबियन नॉवल जो है उसको गैरी कैली ने कॉइंड किया था अपनी बुक में द इंग्लिश जकोबियन नॉवल में. रेफर्स टू ग्रुप ऑफ नॉवेल्स ऑफ द पीरियड. तो कौन से नॉवल को उन्होंने इसके अंदर डाला था जो 1780 से लेकर 1805 तक की थी. विच स्पोज रेडिकल आइडियाज. जो क्या निकाल के जो क्या बताता था हमको, मतलब जो अडॉप्ट किया हुआ था. रेडिकल आइडियाज मतलब आपका फंडामेंटल या रेवोल्यूशनरी आइडियाज, उसको अडॉप्ट करने वाले जो ग्रुप था उसको उन्होंने बोला था जकोबियन, जो लिखी हुई थी. द टाइटल वाज ड्रॉन फ्रॉम द एंटी जकोबियन और वीकली एग्जामिनर, अ कंजर्वेटिव जर्नल फाउंडेड बाय द ट्रॉय politician George Canning, which was published from 20th November to 7th July. This journal attacked those who question the status quo. Status quo का मतलब होता है exiting state of affairs, especially regarding social और political issue.
तो उन चीज़ों जो सोशल और पॉलिटिकल जो इश्यूज थे उस पर जो क्वेश्चन करता था उसको ये जर्नल अटैक करता था, मतलब उस पर गलत बातें लिखना, उसको उसकी क्वेश्चन पर क्वेश्चन करना। ये जॉर्ज कैनिंग की जो पब्लिश की हुई थी जो वीकली एग्जामिनर या एंटी जकोबियन जो उनको लगता था, labeling them as Jacobian, the French term for radical revolutionary and extremist supporter of the revolution. It was originally a term of abuse or discredited their political opponent. Jacobian novel were concerned with social and political reform. It was concerned with the reform of institutions such as property, law and marriage. So इन चीज़ों के ऊपर उसका कंसर्न होता था जकोबी नॉवल का। तो मरियम एल वॉलेंस ने अपनी बुक में क्या लिखा है, द जकोबियन नॉवेल्स engage with the political and philosophical debates of their time and engage ideas about the modern state, human nature, and abstract civil rights that were associated with the revolutionary decades and the right of man and of woman. तो उनका ये मानना था. They sought to include in their novel subject with their hereto being ignored, propertyless man, criminal woman with criminals, women without man, and non-Europeans. तो नॉवल इन चीज़ों के ऊपर उनका होता था. तो अब हमने इसमें मैंने इम्पोर्टेंट जकोबी नॉवेल्स और उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मेजर जकोबी नॉवलिस्ट के नाम दिए हुए हैं. इसमें एक और टर्म आता है सेकेंड स्टेज ऑफ नॉवल राइटिंग इन रोमांटिक एज. तो टोबियस ऑमलेट की डेथ के बाद फर्स्ट पीरियड ऑफ नॉवल राइटिंग खत्म मानी जाती है. उसके बाद सेकेंड पीरियड एंड बेटर वन स्टार्टेड विथ जेन ऑस्टिन नॉवल सेंस एंड सेंसिबिलिटी इन 1801. तो टोबियस ऑमलेट की के एंड के की डेथ के बाद के पीरियड को सेकंड पीरियड बोला जाता है, जिसमें जेन ऑस्टिन का नाम सबसे पहले आता है जिन्होंने सेंस और सेंसिबिलिटी की बात करी थी. उसके बाद सर वॉल्टर स्कॉट जिन्होंने फिक्शन लिखा था दैट रैंक्ड विद द मास्टरपीस ऑफ रिचर्ड हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न्स एंड टोबियस ऑमलेट. तो इनके फॉलो किया हुआ है. दे वर प्रैक्टिकल रीजन फॉर दिस 40-year पार्शियल एक्लिप्स. तो इतना लंबा जो गैप है उसका भी रीज़न है. द वॉर विथ फ्रांस मेड पेपर एक्सपेंसिव, causing publisher in the 1790s and early 80s to prefer short dense forms such as poetry. तो जो बीच का जो उनके की डेथ के बाद को जितना बड़ा टाइम है उसका रीज़न ये दिया हुआ है कि पेपर महंगा हो गया था, लोग लिखने जो पब्लिशर थे लिखवाने वाले थे तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी चीज़ें लिखें जिस पे कम खर्चा आए, तो पोइट्री फेमस हो गई. That might also be argued in more broadly cultural term that comic and realistic qualities of the novel were at odd with the new sensibility of romanticism. Flourishing as a form of entertainment, the novel nevertheless underwent several important changes during this period. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. मैं जानती हूँ मेरी वीडियो ज़्यादा देखने में फैंसीज नहीं होती हैं जैसे जो जर्नली हम वीडियो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखते हैं. ये फैंसी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. थैंक यू.